हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। 6 फरवरी 2021 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर है गाइस। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर्स का लेक्चर है। और अगर आप रेगुलरली इस लेक्चर को फॉलो करते हैं और लेक्चर के दौरान मेरे द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शंस को रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन की बात मैं यूं ही नहीं करता हूं, इसके बाकायदा प्रूफ भी देता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रूफ चेक कर सकते हैं आप लोग। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 से 1 से 1.5 साल पहले मैंने जितने भी टॉपिक्स यहां पर कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं। प्रूफ अवेलेबल है, चेक कीजिए। और अगर आप स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो भी मैं आपको बता दूं कि यूपीपीसीएस 2020 एग्जाम से 1 से 1.5 साल पहले जितने भी टॉपिक्स मैंने कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बने। और सभी स्टेट सिविल सर्विसेज की जो स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है ये लेक्चर, राइट? क्योंकि अपन इसमें सभी चीजों को कवर करते हैं जो करंट अफेयर्स में आती है, सभी सोर्सेज की न्यूज से पूरी चीजों को कवर करते हैं। और अगर आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपको कहीं और से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होगी। और खबरी एक एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। झा सर एकेडमी अपने चैनल का नाम है, इसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर डेली ऑडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। प्लस साथ ही साथ एमपीपीएससी की एक सीरीज यहाँ पर चालू की गई है और बहुत ही जल्दी अगर आप टारगेट को पूरा कर देते हैं 500 फॉलोअर्स जैसे ही आते हैं इस पर्टिकुलर खबरी पॉडकास्ट में तो फ्री में डेली बेसिस पर लक्ष्मीकांत की सीरीज भी आपके लिए शुरू हो जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री। जैसे एमपीपीएससी की सीरीज शुरू है बिल्कुल फ्री, वैसे ही लक्ष्मीकांत पॉलिटी की भी पूरी सीरीज बिल्कुल फ्री आपको मिलेगी। बट शर्त सिर्फ इतनी है, 500 फॉलोअर्स का टारगेट आप कंप्लीट कीजिए, आपको पूरी चीज फ्री मिलेगी। आगे की बात करें तो पीडीएफ पेड पैकेज को गाइज अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसकी फीस मात्र 100 रुपीज पर मंथ की है, जिसमें आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है, हैंड आउट नोट्स मिलते हैं, आपको वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है पीडीएफ का और आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड की जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। पूरे महीने के करंट अफेयर्स आपको मात्र 100 रुपीज में नोट्स में मिलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। इसका अगर आपको सैंपल देखना है कैसे होते हैं ये तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर सैंपल की लिंक आपको मिल जाएगी। और बाकी ऑफर वगैरह भी चल रहा है और बाकी और कुछ इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए इस पैकेज से रिलेटेड तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। 9713282838 मेरा नंबर है। ध्यान रहे इस नंबर पर कॉल नहीं करना है, कॉल अटेंड नहीं किए जाएंगे। एसएमएस के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पर भी मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके मुझे फेसबुक पर भी आप मैसेज कर सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी है, ठीक है? और आज की जो टॉपिक्स अपन कवर करने जा रहे हैं तो पेपर 1 से सबसे पहले वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के बारे में बात करेंगे, फिर चौरी चौरा के बारे में बात करेंगे। चौरी चौरा जो कांड है उसको 100 साल कंप्लीट हो गए, सैनिटरी ईयर इसका हमें देखने को मिल रहा है ये 2021, तो इसके बारे में बात करेंगे। लिंगराज मंदिर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर पेपर 2 के टॉपिक में म्यांमार और बर्मा के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, तो ये नाम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे क्योंकि म्यांमार का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। म्यांमार के अंदर मिलिट्री रूल इंपोज हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं, कल के लेक्चर में डिस्कस किया था अपन ने कि तख्ता पलट वहां पर हो गया, कूप देखने को मिल रहा है। तो म्यांमार से जुड़ी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको पता होनी चाहिए कि म्यांमार का पुराना नाम बर्मा क्यों पड़ा और फिर म्यांमार क्यों उसका नाम रखा गया, तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, इस स्कीम के बारे में बात करेंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के बारे में बात करेंगे। फिर पेपर 3 के अंदर औरो बैंकी के बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे कृतज्ञ के बारे में। फिर टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रेफरेंसेस रेगुलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर नेशनल रेल प्लान क्या है उसको देखेंगे। अभी रिसेंटली कर्नाटका के अंदर मंड्या डिस्ट्रिक्ट में लिथियम के डिपॉजिट पाए गए हैं तो उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। अभी इंडियन ओशन रीजन की डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव देखने को मिली है तो उसके बारे में बेसिक सी जानकारी लेंगे। फिर गोवर्धन स्कीम के बारे में बात करेंगे। तो इतने सब टॉपिक्स हैं आज के जो अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो आपका समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू करते हैं। गाइस डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के बारे में। तो देखिए आपको याद रखना है कि 2 फरवरी को हर साल वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ऑब्जर्व किया जाता है और इसी दिन यानी कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के अंदर रामसर में कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस को साइन किया गया था। वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके संरक्षण के लिए ये रामसर कन्वेंशन हमें देखने को मिलता है जो कि 2 फरवरी 1971 को साइन किया गया था। और सन 2021 जो है गाइस इसको 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं रामसर कन्वेंशन को, तो इसलिए ये वाली चीज आपके लिए थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे
ठीक है, तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखना है। इस दिन रामसर कन्वेंशन को साइन किया गया था 1971 को 2 फरवरी को, और 2 फरवरी को हर साल वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। और इस साल की थीम है वेटलैंड वाटर, आर्द्र भूमि जल। इस साल की थीम हमें देखने को मिलती है। और वेटलैंड्स को काफी सारे जो अलग अलग कन्वेंशन एग्रीमेंट्स के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है, जिसमें से रामसर कन्वेंशन एक है। इसके अलावा यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, और भी काफी सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि वेटलैंड के संरक्षण के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हमें देखने को मिलते हैं। तो ये बस बेसिक से फैक्ट हैं जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। गाइस, चौरी चौरा कांड, इसके बारे में आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा काफी डिटेल में, तो मैं आपको बता दूं गाइस, चौरी चौरा को 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए। अब ये सैनिटरी ईयर है 2021, तो आपके एग्जामिनेशन के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। चौरी चौरा के बारे में 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहली बात तो चौरी चौरा की घटना किस दिन हुई थी, तो ये 4 फरवरी 4 फरवरी 1921 को हुई थी। और अभी 4 फरवरी 2021 जो निकला है उसको 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं चौरी चौरा इंसिडेंट को। और चौरी चौरा इंसिडेंट इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि इस कांड के बाद हमारे ऑनरेबल फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को समाप्त कर दिया था। तो थोड़ा सा बात करते हैं चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था। तो देखो गाइस, सबसे पहली चीज तो ये कांड हुआ कहां पे था, एग्जैक्टली लोकेशन कहां पर थी इस कांड की, तो वो आपको पता होनी चाहिए। तो यूनाइटेड प्रोविंस, आज की डेट में जो उत्तर प्रदेश है उस समय वो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानी जाती थी वो टेरिटरी। तो वहां पर गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट जो हमें देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां पर हुआ था ये चौरी चौरा कांड। ये घटना चौरी चौरा की गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में हुई थी, राइट। हुआ क्या था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जोरों शोरों से चल रहा था। जो प्रोटेस्टर्स जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान। तो देखिए, अभी एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं आप सभी लोगों से, बताइए कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो कहां पर शुरू किया गया था और किस सन पे, कौन से ईयर पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर बताइए। तो देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, जोरों शोरों से लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। तो ब्रिटिशर्स ने जो है वो पुलिस को ऑर्डर दिया कि ये जो प्रोटेस्टर्स वगैरह जो है उनको रोका जाए। तो ब्रिटिशर्स ने रोकने की कोशिश करी प्रोटेस्टर को, बट प्रोटेस्टर माने नहीं। तो उसी बीच जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी प्रदर्शनकारियों पे, राइट। अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। जो प्रोटेस्टर्स जो थे, जो पार्टिसिपेट कर रहे थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, उनके ऊपर फायरिंग कर दी ब्रिटिशर्स ने। तो यहां तक की घटना हुई। अब जब ब्रिटिशर्स ने जो प्रोटेस्टर थे उनके ऊपर फायरिंग करी, तो जो दूसरे प्रोटेस्टर्स थे वो गुस्से में आ गए। उन्होंने पुलिस थाने पे जाके आग लगा दी। और घटना कुछ इस प्रकार से की थी कि जो पुलिस थाना जो था, जब वो जला था, तो उस पुलिस थाने के अंदर मौजूद जितने भी पुलिसकर्मी थे उनकी भी मौत हो गई थी जलकर। जो ये मूवमेंट जो था नॉन कॉपरेशन का, ये इतना ज्यादा वायलेंट होता जा रहा था कि महात्मा गांधी जी ने इस मूवमेंट को समाप्त करना ही सही समझा। और 12 फरवरी 1922 का दिन था, महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को समाप्त कर दिया था। तो ये एक इशू है। तो चौरी चौरा की घटना, जो प्रोटेस्टर थे और ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में क्लैश हुआ था, यानी कि ब्रिटिश की तरफ से सोल्जर्स के बीच में क्लैश हुआ था। और क्लैश होने के बाद ब्रिटिश की पुलिस ने फायरिंग करी प्रोटेस्टर के ऊपर। फायरिंग का जवाब देने के लिए प्रोटेस्टर और जो दूसरे प्रोटेस्टर थे उन्होंने थाने में आग लगा दी, राइट। तो ये वॉलेंट होता जा रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसको देखते हुए महात्मा गांधी जी ने इसको बंद कर दिया, समाप्त कर दिया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को 12 फरवरी 1922 को। तो ये पूरे इवेंट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए अच्छी, स्पेशली डेट्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, कभी कभी सिविल सर्विसेज में पूछ लिया जाता है। गाइस, बात करेंगे लिंगराज मंदिर के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आप लोगों से कि लिंगराज मंदिर जो है वो कहां पर है। तो आपको याद रखना है, ओडिशा के अंदर भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है। ये मंदिर भगवान शिव का है और ये मंदिर बनाया गया था सोमवंश के राजा जजती केसरी के द्वारा। और कई जगह पर इस राजा का नाम ययाति केसरी भी लिखा हुआ है। तो दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए, जजाति केसरी या फिर ययाति केसरी, ठीक है। तो ये सोमवंश के राजा हैं, इनके द्वारा ये मंदिर बनाया गया है। ये मंदिर लाल पत्थर से बना है, रेड स्टोन से बना है, और क्लासिक एग्जाम्पल है ये मंदिर कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का, राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का ये क्लासिक एग्जाम्पल है, रेड स्टोन से बनाया गया लिंगराज मंदिर ये हमें देखने को मिलता है। इस मंदिर के अगर आप नॉर्थ की तरफ देखेंगे तो आपको बिंदु सागर लेक दिखाई देगी। मैं यहाँ पे रोकना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर क्वेश्चन आ जाए कि बिंदु सागर लेक कहां पर है तो ओडिशा आपको याद रखना है, ठीक है। इस मंदिर पे भगवान विष्णु की भी हम लोग को मूर्ति, इमेजेस वगैरह देखने को मिलती हैं कुछ, क्योंकि उस समय वैष्णविज्म जो है वो काफी जोरों शोरों से था। क्योंकि जगन्नाथ सेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो उसका प्रोविंस यहीं पर ही है। गंगा रूलर्स के द्वारा यहाँ पर प्रमोट किया गया था वैष्णविज्म को, जगन्नाथ सेक्ट को, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और गंगा रूलर्स के द्वारा बनाया गया था जगन्नाथ मंदिर पुरी के अंदर 12वीं सेंचुरी में। तो ये वाली चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए।
अभी ये टॉपिक लिंगराज मंदिर का इसलिए हम लोग को न्यूज में देखने को मिला है क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंक्वायरी कर रही है। भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस मंदिर के पास के एरिया पे कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह किया है, कुछ एरिया को तोड़ा है, डिमोलिशन किया है। तो उसको लेकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ASI जो है वो इंक्वायरी कर रही है। 12वीं सेंचुरी के लिंगराज मंदिर पर यानी कि उसके परिसर पर, उसके कैंपस पर कुछ चीजों को तोड़ा गया, डिमोलिश किया गया है, राइट। तो इसी को लेकर जो है वो पूरी जांच करेगी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब सवाल ये उठता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्यों जांच कर रही है, तो उसके कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूंगा। तो देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो कस्टोडियन है, लिंगराज मंदिर की संरक्षण है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और लिंगराज मंदिर को प्रोटेक्शन देना है एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के तहत। एंशियंट मॉन्यूमेंट, प्राचीन मंदिर और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम जो है, ये जो कानून जो है, इसके तहत ऐसे जो मंदिर वगैरह जो होते हैं, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं, इनको संरक्षण देना होता है। और संरक्षण कौन देता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी और साथ ही साथ नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, इसका काम होता है संरक्षण देना। तो अभी क्या हुआ कि इस मंदिर के आसपास के एरिया पे थोड़ी तोड़फोड़ की ये भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, राइट, तोड़फोड़ करी। तो अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलेगी कि हमसे परमिशन क्यों नहीं ली तोड़फोड़ करने से पहले, क्योंकि ये कानून ये भी कहता है कि इस एरिया के 100 मीटर के आसपास के एरिया को प्रोहिबिटेड जोन बनाया गया है कि वहां पर कोई भी किसी प्रकार की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी या तोड़फोड़ नहीं कर सकता, किसी भी तरीके से टोटली बैंड है। और इसका जो 200 मीटर है यानी कि इस मंदिर का, तो उसके आसपास अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर किसी भी साइट का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, रिपेयर हो रहा है, रेनोवेशन वर्क हो रहा है, तो इसके लिए नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी और ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की परमिशन की आवश्यकता होगी। बट बताया गया है कि यहां पर भुवनेश्वर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किसी प्रकार की परमिशन ASI से नहीं ली है। इसको लेकर ASI इंक्वायरी कर रही है। तो दैट्स वाई ये लिंगराज टेम्पल का टॉपिक न्यूज में था। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बट मेनली जो लिंगराज टेम्पल के बारे में मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। गाइज, आप सभी लोग जानते हैं कि म्यांमार का टॉपिक आज की डेट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है, म्यांमार कंट्री का, क्योंकि म्यांमार के अंदर अभी तख्ता पलट हमें देखने को मिला था। मिलिट्री ने म्यांमार के ऊपर कब्जा कर लिया, म्यांमार की मिलिट्री ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया म्यांमार के ऊपर। वहां की सरकार को हिरासत में ले लिया, वहां के जो लीडर हैं ऑंग सांग सू की, उनको जेल में बंद कर दिया है। तो इसके बारे में कल मैंने आपको डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ था। बट आज जो अपना टॉपिक है वो ये है कि म्यांमार, जिसे हम पहले बर्मा के नाम से जानते थे, तो बर्मा से ये टेरिटरी, ये कंट्री म्यांमार कैसे बनी, या फिर इसका नाम बर्मा कैसे पड़ा, फिर इसका नाम म्यांमार कैसे पड़ा, तो इस मुद्दे के बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो म्यांमार की मिलिट्री ने अभी कब्जा कर लिया है, खूब तख्ता पलट हम लोग को म्यांमार के अंदर देखने को मिल रहा है। और ये लगातार म्यांमार कंट्री जब इंडिपेंडेंट हुई थी, ब्रिटिश रूल से, ब्रिटिश शासन से जब म्यांमार को आजादी मिली थी, तब से लेकर अभी तक 3 बार ऐसा हो चुका है पास्ट में, 1948 के बाद से 3 बार ऐसा हो चुका है पास्ट में कि म्यांमार के अंदर मिलिट्री ने कब्जा कर लिया हो, राइट, जैसा अभी हुआ है, राइट। म्यांमार के अंदर मिलिट्री रूल हम लोग को अभी एट प्रेजेंट देखने को मिल रहा है, वैसा ऐसे पहले 3 बार भी हो चुका है, राइट। पिछली बार जो आखिरी बार जो हुआ था इससे पहले वो 1988 में हुआ था, और अब 2021 में हमें देखने को मिल रहा है। तो बात करेंगे ये बर्मा नाम कैसे पड़ा इसका, इस टेरिटरी का, इस एरिया का। मैप में हम लोग जहां पर म्यांमार देखते हैं उसको पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, तो उसका नाम बर्मा कैसे पड़ा। तो देखो, 19वीं सेंचुरी का पीरियड था, इस समय ब्रिटिशर जो थे वो यहां पर गए थे म्यांमार के अंदर या बर्मा के अंदर, इस टेरिटरी के अंदर। तब वो वहां पर गए थे कब्जा करने के लिए, फिर उन्होंने कब्जा कर लिया। और उन्होंने ये चीज देखी थी इस टेरिटरी के अंदर कि यहाँ पर जो जनजातीय समूह जो है, जातीय समूह जो है, एथनिक ग्रुप जो है वो है बर्मन, यानी कि कम्युनिटी है वो बर्मन हम लोग को देखने को मिलती थी, या फिर बमर या फिर बर्मन, ये कम्युनिटी थी वहां पर। तो इसी कम्युनिटी के नाम पर इन्होंने इस एरिया का, इस टेरिटरी का नाम रख दिया बर्मा, राइट। तो बर्मन कम्युनिटी के नाम पर बर्मा नाम रख दिया ब्रिटिशर ने। फिर ये ऐसा चलता रहा 1937 तक। फिर बाद में जाकर इसको ब्रिटिश इंडिया से अलग किया, इसको एक सेपरेट कॉलोनी बना दी, राइट, बर्मा इसका नाम रख के सेपरेट कॉलोनी बना दी गई। फिर उसके बाद जब इसको ब्रिटिश शासन से आजादी मिली इस एरिया को, तब यहां पर इन्होंने नाम चूज किया इसका यूनियन ऑफ बर्मा। तो इसको यूनियन ऑफ बर्मा के नाम से जाना जाने लगा। फिर 1962 में जब मिलिट्री कूप हुआ, यानी कि तख्ता पलट फिर से हुआ, मिलिट्री ने पूरा शासन कर लिया यहां पर, यानी कि इस एरिया पर इनकी सरकार के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया, और पूरा रूल जो है वो इस टेरिटरी पर मिलिट्री का देखने को मिला 1962 में पहली बार। तब उस समय इन्होंने फिर बाद में जाकर 1974 में इसका ऑफिशियल नेम चेंज किया, सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ बर्मा कहने लगे ये। फिर 1988 में दोबारा से आर्मी ने जो है वो किया
यानी कि कंट्रोल इस एरिया पर। तब उस समय इन्होंने अपने ऑफिशियल नेम को दोबारा से रिवर्स कर दिया, यूनियन ऑफ बर्मा कहना उन्होंने शुरू किया। तो देखो सीरियल आप समझना, पहले ब्रिटिशर ने बर्मा नाम रख दिया, ठीक है, उसके बाद जब आजादी मिली इस टेरिटरी को तो इसका नाम जो रखा गया यूनियन ऑफ बर्मा रखा गया। फिर मिलिट्री ने जब इस पर कंट्रोल किया इस एरिया पर, यानी कि मिलिट्री रूल जब अपना एस्टैब्लिश किया वहां की मिलिट्री ने, तब उस समय इन्होंने सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ बर्मा नाम दे दिया गया, राइट। फिर उसके बाद हमने देखा कि 1988 में मिलिट्री ने फिर से नाम चेंज करके यूनियन ऑफ बर्मा कर दिया, राइट। तो इस प्रकार से हुआ बर्मा, यूनियन ऑफ बर्मा, सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ द यूनियन ऑफ बर्मा, फिर यूनियन ऑफ बर्मा इसका नाम रख दिया गया। फिर उसके एक साल के बाद मतलब 1989 में जो जुंटा है, जुंटा बेसिकली जो मिलिट्री फोर्सफुली अगर किसी कंट्री की सरकार को अपने कंट्रोल में कर लेती है या पूरी कंट्री को अपने कंट्रोल में कर लेती है किसी जगह की मिलिट्री, तब उसको जुंटा कहा जाता है, ठीक है। तो जुंटा ने एक कानून को अडॉप्ट किया और उस समय इन्होंने बर्मा का नाम चेंज करके म्यांमार रख दिया और तब से फिर ये कंट्री यूनियन ऑफ म्यांमार के नाम से जाना जाने लगी। तो ये पूरा खेल मिलिट्री का ही था कि मिलिट्री ने ये नाम वगैरह चेंज किए और फिर म्यांमार इसका नाम रख दिया। फिर जब मिलिट्री से पूछा गया कि नाम भैया क्यों चेंज किया, तो मिलिट्री ने कहा कि नाम हमने इसीलिए चेंज किया क्योंकि हम नहीं चाह रहे हैं कि म्यांमार के अंदर लोग सिर्फ एक ही कम्युनिटी या एक ही जातीय समूह को देखें। क्योंकि अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, ब्रिटिशर ने इस टेरिटरी का नाम बर्मा इसलिए रखा क्योंकि वहां पर हम लोग को बर्मन कम्युनिटी देखने को मिलती है। तो मिलिट्री ने कहा कि हम नहीं चाहते कि यहां पर सिर्फ बर्मन कम्युनिटी के नाम से म्यांमार को जाना जाए। म्यांमार के अंदर 135 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एथनिक ग्रुप है, तो इसलिए सभी के नाम पर जाना जाना चाहिए, तो इसलिए इसका नाम म्यांमार इन्होंने रख दिया। बट जो क्रिटिक्स हैं, जो आलोचना करते हैं इस चीज की, उनका कहना यह है कि म्यांमार और बर्मा एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। मिलिट्री ने उल्लू बनाया है पूरी दुनिया को ये बोल के कि हम जो है वो 135 जातीय समूह जो हमारे यहाँ है उन मतलब चाह रहे हैं कि मतलब एक ही सिर्फ समूह का रिकॉग्नाइजेशन ना हो, सभी समूह का रिकॉग्नाइजेशन हो, इसलिए इसका नाम म्यांमार रखा। बट जो आलोचना कर रहे हैं कह रहे हैं कि बेवकूफ बना दिया मिलिट्री ने। म्यांमार और बर्मा एक ही मतलब होता है बर्मीज लैंग्वेज में, बर्मीज लैंग्वेज में म्यांमार और बर्मा एक ही है, राइट। और म्यांमार जो है वो थोड़ा फॉर्मल तरीका है बर्मा कहने का, राइट, बट वो एक ही है, म्यांमार और बर्मा एक ही है राइट। तो ये चीज कही गई और मिलिट्री ने यहां पर बेवकूफ बनाया। बट ये चीज है, इसके बारे में आपको एक फैक्ट्स वगैरह इस प्रकार से पता होनी चाहिए। अगर बाई चांस आ जाए कि बर्मा नाम क्यों कहते थे, म्यांमार को बर्मा क्यों के नाम से क्यों जानी जाती थी, तो वहां पर बर्मीज या फिर बर्मन कम्युनिटी है और यहाँ पर लैंग्वेज बर्मीज हम लोग को देखने को मिलती है, जो बर्मन कम्युनिटी की लैंग्वेज है, ठीक है। तो बर्मन कम्युनिटी आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये चीज है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और पहले 3 बार तख्ता पलट इसी प्रकार का म्यांमार के अंदर देखने को मिल चुका है और अभी फिर से जो अभी 2021 में हुआ उसके बारे में मैंने आपको कल के लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। डिस्कस करेंगे अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले, बताने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूं। सबसे पहले अपन सिंपल सी बात करते हैं इंश्योरेंस की, ठीक है। तो ये बीमित है यानी कि बीमा की बात हो रही है कहीं ना कहीं, तो इंश्योरेंस की बात हो रही है। तो इंश्योरेंस क्या होता है, जैसे कि मैं कभी नहीं चाहूंगा किसी का गाड़ी का एक्सीडेंट हो, बट मान लेते हैं किसी की गाड़ी डैमेज हो गई, एक्सीडेंट हो गया और उस व्यक्ति ने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करा रखा हो, तब क्या होगा, वो व्यक्ति अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर पहुंचाएगा, कॉल करेगा इंश्योरेंस कंपनी को, बताएगा कि ये एक्सीडेंट हो गया, इंश्योरेंस कंपनी अपनी कार्रवाई करेगी और वहां पे आकर उसको खर्चा देगी। यानी कि उसकी गाड़ी का डैमेज जो है, जो भी हुआ है, तो उस पर जो भी खर्चा बैठता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी चुकाएगी, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति ने इंश्योरेंस करा रखा है गाड़ी का। ऐसे ही होता है ना, बट जब इंश्योरेंस कराते हैं तब क्या देते हैं, प्रीमियम देते हैं। तो वैसे ही कुछ है इस स्कीम के अंदर भी, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। बट यहां पर गाड़ी के इंश्योरेंस की बात नहीं हो रही है, यहां पर बेरोजगारी के इंश्योरेंस की बात हो रही है। मतलब जैसे कि कोई व्यक्ति है, अगर वो जॉबलेस हो गए, उनको जॉब से निकाल दिया, उनको जॉब नहीं मिल रही है, जॉबलेस है वो, तो उनको उस जॉबलेस पीरियड में रिलीफ मिलेगा, पैसा मिलेगा, जिससे कि वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सकें। इसी से रिलेटेड ये योजना है, ये स्कीम है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, ठीक है। तो अब इस स्कीम के बारे में एक एक पॉइंट मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि ये स्कीम किससे रिलेटेड है, राइट। तो अब ध्यान से सुनना और फिर उसके बाद मैं आपको बता दूंगा ये टॉपिक न्यूज में क्यों था। बट मेन जो काम की चीज है वो अभी है, जो बताने जा रहा हूं इस स्कीम के बारे में। तो ये एक वेलफेयर मेजर है जो कि एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, कर्मचारी कल्याण बीमा निगम के द्वारा ये इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है, ये वाली स्कीम। और ये जो बीमित व्यक्ति जो होते हैं, जो इंश्योर्ड जो पर्सन होते हैं, जिन्होंने अपना इंश्योरेंस कराया होता है, तो उनके लिए बेरोजगार होने पर, जब वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, उस पीरियड पर उनको कैश कंपनसेशन, नगद मुआवजा जो है वो प्रदान किया जाता है, राइट। और ये स्कीम 2018 में इंट्रोड्यूस की गई थी।
2020 के अंदर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस प्रकार की है, तो उस पर अगर अपन बात करें तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है। देखो पहले क्या होता था, पहले के समय पे हमें देखने को मिलता था कि एक व्यक्ति अगर 90 डेज तक बेरोजगार है, राइट, 90 डेज तक उनको कोई जॉब नहीं मिली है, जॉबलेस है, तो उसके बाद फिर उनको रिलीफ मिलना शुरू होता था। बट अब इस रिलीफ को घटाकर 30 दिन कर दिया कि एक व्यक्ति अगर 30 डेज के लिए भी अनएम्प्लॉयड है तो उनको इस स्कीम के तहत, इस इंश्योरेंस स्कीम के तहत उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और किस प्रकार का रिलीफ मिलता है, तो देखो 30 डेज के बाद, पहले ये 90 दिन हुआ करता था बट अब 30 डेज हो गया, और पहले 25% मिला करता था। जो भी एक इंडिविजुअल की जो सैलरी होती है तो उसका एवरेज जो होता है उसका 25% उसको बढ़ाकर 50% कर दिया कि एक व्यक्ति अगर अनएम्प्लॉयड है तो अब उनको 90 डेज तक रुकना नहीं होगा, अब मात्र 30 डेज के बाद वो अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं और फिर उनको उनकी जो वेज है, उनकी जो सैलरी है उसका उन्हें 50% मिलेगा। पहले ये 25% मिला करता था, ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा गाइस, अगर कोई भी इंश्योर्ड पर्सन है जिसने भी अपना इंश्योरेंस करा रखा है तो अब वो डायरेक्टली ईएसआईसी की ब्रांच पर जाकर अपना क्लेम जो है वो कर सकता है, अपना दावा जो है वो जमा करा सकता है। पहले उसको अपने एम्प्लॉयर के पास जाना होता था। अब यहां पर इशू क्या सामने आता था मैं आपको बताता हूं। जैसे कि कोई एम्प्लॉय है, अब उसकी बॉस से बनी नहीं, बॉस ने उसको निकाल दिया काम से, अब फिर वो एम्प्लॉय जो है वो बॉस के पास आएगा कि बॉस मुझे क्लेम दे दो, मैंने जो इंश्योरेंस इतने समय से पे किया है, भरा है, तो उसका मुझे क्लेम चाहिए, तो मुझे ईएसआईसी से क्लेम दिलवा दो, राइट, जैसे कि मेरे पास कुछ अमाउंट जो है वो आ सके। तो उसका जो बॉस जो होगा, एम्प्लॉयर जो होगा, वो क्या बोलेगा कि बैठो थोड़ी देर, टाला मटोली करेगा, राइट, तो ऐसे ग्रजेस निकालेगा। तो ये ऐसी चीजें, हरकतें हो रही थी, तो इसी चीज को देखकर कहा कि अब जो भी इंश्योर्ड पर्सन है वो डायरेक्टली अपने बॉस के पास ना जाए, एम्प्लॉयर के पास ना जाए, डायरेक्टली वो ईएसआईसी की शाखा में आए, वहीं से वो अपने दावे को कर सकते हैं, राइट। तो ये एक चीज सामने नजर आई 2020 के अंदर, रिलैक्सेशन इस प्रकार का देखने को मिला। अच्छा, इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से सुनना, यहां पर एक व्यक्ति को मिनिमम 2 इयर्स तक जो है वो ईएसआईसी का हिस्सा होना जरूरी है अगर उसको क्लेम चाहिए तो। जैसे कि एक व्यक्ति ने एक ऑफिस ज्वाइन किया, ठीक है, और इस इंश्योरेंस का जो है वो बेनिफिट लेना शुरू किया, यानी कि प्रीमियम भरना शुरू किया, एनरोल हो गया इस इंश्योरेंस के अंदर, राइट, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में जो है वो बेनिफिशियरी बन गया वो व्यक्ति, ठीक है, उसने प्रीमियम भरना शुरू कर दिया। अब उसकी जॉब आज लगी है, आज से 1.5 साल के बाद अगर उसको जॉब से निकाल दिया जाता है तो वो क्लेम इसका नहीं ले पाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक कंडीशन है, पिछले 2 साल तक एक व्यक्ति को उस स्कीम का हिस्सा होना जरूरी है, राइट, और रेगुलरली प्रीमियम जाना जरूरी है। और इसमें एक कंडीशन ये भी है कि जब वो व्यक्ति क्लेम करने आएंगे तो देखा जाएगा कि पिछले 78 डेज में उन्होंने प्रीमियम भरा है कि नहीं भरा, राइट, ये चीज चेक की जाएगी। और अगर प्रीमियम नहीं भरा तो फिर उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, और अगर भरा है तो बेनिफिट मिल जाएगा। अब यहां पर 78 डेज क्यों रखा गया था, तो उसको टेक्निकली मैं आपको समझाता हूं। तो अभी हमने क्या देखा था, थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस किया था कि 90 डेज का क्लॉज था कि 90 डेज के बाद एक व्यक्ति को जो है वो सैलरी मिलती है या फिर कंपनसेशन या रिलैक्सेशन मिलता है इस स्कीम के तहत, राइट, यानी कि अमाउंट वगैरह मिल जाता है, उसकी जो भी सैलरी है उसका 25% उसको मिलता है, ठीक है। बट अब बढ़ाकर उसको 50 भी कर दिया है और वो 90 डेज का क्लॉज खत्म कर दिया। बट उस समय 90 डेज का क्लॉज था, तो उसमें क्या देखा जाता था कि एक व्यक्ति अगर 78 डेज के पीरियड में उसने एक प्रीमियम भरा, मतलब कुल मिलाकर कहीं ना कहीं से जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि 78 डेज तक जो है वो उसको वो नहीं मिली है, सैलरी नहीं मिली है। और 78 डेज और 90 डेज में मतलब लगभग 78 डेज कब आता है, जब तीसरे महीने के अंदर ही आता है। और 78 डेज इसलिए चेक किया जाता है कि एक तो दोनों कंडीशन वो फुलफिल कर रहा है व्यक्ति की नहीं कर रहा है, एक तो 90 डेज का क्लॉज फुलफिल कर रहा है और 90 डेज पहले उसने प्रीमियम भरा है कि नहीं भरा उसको चेक किया जाता है। तो ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर प्रॉपर रहते हैं तो फिर सामने वाले व्यक्ति को कंपनसेशन मिल जाता है, रिलीफ वगैरह मिल जाता है। तो ये है इस पूरी ओवरऑल स्कीम के अंदर ये चीज जिसकी आपको एक जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये टॉपिक न्यूज में क्यों आया, तो वो भी ध्यान से सुनना। तो कई बार कुछ कुछ केसेस ऐसे सामने नजर आए ईएसआईसी के, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के, कि कई बार जो एम्प्लॉयर है, अगर किसी एम्प्लॉयर को किसी एम्प्लॉय को निकालना है ऑफिस से, जॉब से, कोई भी XYZ रीजन हो सकता है उसके कारण, तो कई केसेस ऐसे भी सामने आए कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का जो प्रीमियम जो होता है, कंट्रीब्यूशन जो होता है, वो नहीं शो कर किया, राइट, इस अकाउंट में। ये जो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत जो अकाउंट है उसमें इसने शो नहीं किया, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे एम्प्लॉय को तो मिलेगा नहीं बेनिफिट, क्योंकि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही पूरी चर्चा करी, मिनिमम एलिजिबिलिटी के बारे में बात करी कि अगर पिछले 78 डेज में अगर लैप्स हो जाता है, राइट, किसी का भी अगर कोई प्रीमियम हो या किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन अगर लैप्स हो जाए तो वो सामने वाले व्यक्ति को पेमेंट नहीं मिलेगा, राइट, रिलीफ नहीं मिलेगा। तो ये भी एक चीज है। तो एम्प्लॉयर बहुत शाणे होते हैं। एम्प्लॉयर क्या करते हैं, आजकल तो नोटिस पीरियड देना होता है ना जॉब छोड़ने से पहले,
तो अगर किसी व्यक्ति ने नोटिस पीरियड दिया या फिर कोई एम्प्लॉयर देख रहा है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो उसको नौकरी से निकालना है और ग्रजेस हो गए कुछ तगड़े उस व्यक्ति के साथ, तो एम्प्लॉयर क्या करते हैं आजकल, खेल खेल जाते हैं। एम्प्लॉयर सामने वाले व्यक्ति के इस अकाउंट के अंदर जो है वो प्रीमियम शो नहीं करते, कंट्रीब्यूशन शो नहीं करते, जिससे कि उसको सामने वाले व्यक्ति को जॉबलेस पीरियड में रिलीफ ना मिले। तो ऐसी हरकतें भी जब सामने आई तब ESIC ने यह फैसला लिया कि अगर जो व्यक्ति उस जॉब से निकला है, छोड़ा है उसने अपनी जॉब को, उससे कुछ टाइम पीरियड पर अगर उसका कंट्रीब्यूशन जीरो भी अगर शो कर रहा है तो भी सामने वाले व्यक्ति को रिलीफ मिलेगा। तो जीरो कंट्रीब्यूशन भी अलाउ कर दिया गया है इसी हरकतों को देखकर, ऐसे केसेस जब सामने नजर आ रहे थे उस चीज को देखकर। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक जिसकी आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, राइट गाइस। डिस्कस करेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के बारे में और डिस्कस करेंगे सुनहरी कंद क्या है इसके बारे में। तो देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यहां पर मेनली फोकस किया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये स्कीम जो है वो पहली बार शुरू की थी उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो उत्तर प्रदेश का मेन फोकस ये था कि हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना, जो बागवानी वस्तु जो होती हैं उनके उत्पादन में सहायता प्रदान करना। तो इसके उद्देश्य उत्तर प्रदेश के द्वारा ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम लाई गई थी। इस स्कीम के तहत जो छोटे बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल्स के, जिसमें मिड डे मील स्कीम के तहत उनको पका हुआ खाना जो है वो स्कूल में प्रोवाइड किया जाता है, या फिर आंगनवाड़ी के तहत खाना जो है वो बच्चों को मिलता है, जिससे कि बच्चों में अच्छा न्यूट्रिशन हो, पोषण वगैरह जो है वो बच्चों को मिल सके, बेहतर पोषण वगैरह स्कूल के बच्चों को। इसके लिए उत्तर प्रदेश ने सुनहरी कंद को इंट्रोड्यूस कर दिया है। सुनहरी कंद, ऑरेंज फ्लैश स्वीट पोटैटोस भी इसे कहा जाता है सुनहरी कंद को। तो खाने की चीज ही हम लोग को सुनहरी कंद देखने को मिलती है। तो इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के तहत इंट्रोड्यूस किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये एक चीज है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम की बात करेंगे तो इस प्रोग्राम के तहत 27 राज्यों से 103 डिस्ट्रिक्ट जो हमें देखने को मिलती है, वहां से 106 प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं इस स्कीम के तहत। और इस स्कीम के तहत हमें देखने को मिलता है कि हर एक स्टेट के अंदर और हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे इंडिया की स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी और डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी सेटअप होनी चाहिए। वेस्ट बंगाल को छोड़कर, एक्सेप्शन वेस्ट बंगाल हम लोग को देखने को मिलता है। और ये जो कमेटी है ये किस पर काम करती है, नाम सीजन में आ रहा है, स्टेट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी या फिर डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमेटी। तो एक्सपोर्ट के प्रमोशन पर ये काम करती है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो। और पहली बार ये स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई थी। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मेन एम ये है कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को मेजर पुश देना। देखो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ना कोई चीज तो होगी, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ ना कुछ खूबी तो होती है ना। जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई फल अच्छा है, जैसे कि नागपुर के संतरे हम लोग को अच्छे देखने को मिलते हैं, तो वो प्रोडक्ट है नागपुर का। वैसे ही अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। और देखो, प्रोडक्ट में यहाँ पर मकसद सिर्फ ये वेजिटेबल, हॉर्टिकल्चर, ये फ्रूट्स वगैरह का नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि कुछ लोकल क्राफ्ट्स वगैरह हो सकते हैं, कला वगैरह हो सकती है। तो ये इस स्कीम का मेजर ऑब्जेक्टिव ये भी है कि उत्पादन, प्रोडक्शन, उत्पादकता एवं आय, प्रोडक्टिविटी और इनकम, स्थानीय शिल्प का संरक्षण एवं विकास, प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लोकल क्राफ्ट्स, इसके अलावा कला को प्रोत्साहन, प्रमोशन ऑफ आर्ट, प्रोडक्ट क्वालिटी और स्किल डेवलपमेंट पर इंप्रूवमेंट, जो प्रोडक्ट क्वालिटी है, प्रोडक्ट जो उत्पाद जो है उसकी गुणवत्ता जो है, और कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, इन सभी चीज में सुधार लेकर आना। तो ये भी एक मेजर ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि अगर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जाएगा तो उस प्रोडक्ट पर काम किया जाएगा, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और बेटर की जाएगी, और जब क्वालिटी बेटर की जाएगी तो लोगों को जॉब्स वगैरह मिलेगी, राइट। अलग अलग इंडस्ट्रीज वगैरह वहां पर सेटअप होंगी उस प्रोडक्ट के लिए, और फिर उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट जब करेंगे तो उससे कमाई होगी अच्छी, तो अल्टीमेटली ग्रोथ डेवलपमेंट होगा। तो इस ऑब्जेक्टिव से इसको शुरू किया गया था। और ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो प्रोग्राम है ये बेसिकली जापान से लाया गया, जापानीज बिजनेस डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट ये हमें देखने को मिलता है। और 1979 में ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था ये कॉन्सेप्ट। और मेन एम ये होता है कि स्टेपल प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक एरिया से उसको चूज करना, उसकी सेल्स को बढ़ाना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो होती है वहां पे उस एरिया पे, उस क्षेत्र पे जहां पर ये प्रोडक्ट है, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनके लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करना, यानी कि वहां पर जो लोग रहते हैं जहां पर ये प्रोडक्ट है, राइट। क्योंकि इस प्रोडक्ट की सेल्स वगैरह के थ्रू उनको इनकम होगी तो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो अच्छी होगी। तो और एक कंपटीशन को प्रमोट करना, हेल्दी कंपटीशन को। तो ये इसके तहत ये एक बिजनेस मॉडल है जापान का, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के नाम से, जिसको अपन जानते हैं, प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। तो ये जापान से आया, तो ये वाली चीज भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, वाला फैक्ट भी, ठीक है। और अभी जो है वो इसने एशिया की काफी सारी कंट्रीज के अंदर जो है वो इस स्कीम को
यूज किया जा रहा है, अडॉप्ट किया जा रहा है, तो ये चीज भी इसमें हम लोग को देखने को मिलती है। और उत्तर प्रदेश के लिए मेन ऑब्जेक्टिव वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम का हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है, तो देखो प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लोकल क्राफ्ट्स स्किल्स, जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, पूरे जो ऑब्जेक्टिव जो है वो सेम यहां पर भी जो है वो हम लोग को देखने को मिलते हैं कि स्थानीय शिल्प या कौशल और कला के संवर्धन का संरक्षण और विकास, राइट, डेवलपमेंट उनका करना है। इसके अलावा इनकम जो है लोकल लोगों की, यानी कि वहां पे जो जिस एरिया पे ये प्रोडक्ट है, जिस एरिया पर ये प्रोडक्ट जाना जा रहा है, तो उस एरिया के जो लोग हैं उनकी इनकम वगैरह बढ़ जाए, एम्प्लॉयमेंट वगैरह लोगों को मिले, माइग्रेशन जो है वो घट जाए, एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग दूसरी जगह जाते हैं ना जॉब्स वगैरह पाने के लिए, तो वो घट जाए, तो ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करना, स्किल डेवलपमेंट करना, राइट, और प्रोडक्ट जो है वो आर्टिस्टिक तरीके से ट्रांसफॉर्म हो, जैसे कि एक प्रोडक्ट है उसमें पैकेजिंग अच्छी हो, ब्रांडिंग उस प्रोडक्ट की हो, तो इस प्रकार से एक प्रोडक्ट को ट्रांसफॉर्म कर देना कि उस प्रोडक्ट का नाम हो जाए, राइट, कि उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए, कि कहा जाए कि यार वहीं के संतरे चाहिए हमें तो, राइट, तो एक्सपोर्ट हो इस प्रकार की चीजें, तो ऐसा फेमस हो जाए एक प्रोडक्ट, तो उस पर भी काम करना। और इसके अलावा टूरिज्म के साथ इसको कनेक्ट करना, इसके प्रोडक्शन को, राइट, जैसे कि सेल्स आउटलेट इसका लगा देना, गिफ्ट्स लगा देना, और भी काफी सारी चीजें इससे रिलेटेड। और इकोनॉमिक डिफरेंसेस का जो इशू है और रीजनल इम्बैलेंस का जो इशू है उसको रिजॉल्व करना, कि सभी जगह अच्छी खासी इनकम हो, किसी को इनकम के लिए कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, लोगों को अपने ही एरिया पे, लोकल एरिया पर अच्छी इंप्लॉयमेंट वगैरह मिल जाए, जॉब्स वगैरह मिल जाए, राइट। और ये जो कॉन्सेप्ट है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का, उसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर लेकर आना, जब लेकर आया जाएगा जब ये स्टेट लेवल पर उत्तर प्रदेश के अंदर बेटर तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगा इसका इंप्लीमेंटेशन, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। हालांकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, बट ये वाला जो आर्टिकल था इसमें काफी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट और काम की देखने को मिली, जैसे कि ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, जापान का एक बिजनेस मॉडल हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, और ऑल ओवर एशिया इस प्रोग्राम का उपयोग किया जा रहा है, अडॉप्ट किया जा रहा है इस प्रोग्राम को। तो आगे बढ़ने से पहले अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ कोर्सेज के बारे में बताना चाहूंगा। अपने यहाँ पर सीसेट का और हिस्ट्री का कोर्स चल रहा है, लाइव कोर्स, ये आप ले सकते हैं लाइव कोर्स। बहुत सारी फैसिलिटीज इस लाइव कोर्स में आपको मिल जाएगी। 3 डेमोज आपको मिलेंगे, लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, आपके 100% डाउट सॉल्व होंगे। इन दोनों ही कोर्सेज में आपको हजार क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और पूरी लाइव क्लास आप 100% डाउट सॉल्व कर सकते हो। पर्सनल अटेंशन आपको दिया जाएगा, प्रॉपर तरीके से सिविल सर्विसेज पर्सपेक्टिव से आपकी हर एक चीज कवर करवाई जाएगी इन कोर्सेज के अंदर। तो आप हिस्ट्री का भी कोर्स ले सकते हो, सीसेट का भी कोर्स ले सकते हो, ये अवेलेबल है। और इस कोर्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर 9713282838 ये मेरा नंबर है। ध्यान रहे इस नंबर पर कॉल नहीं करना है, एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम पर मैसेज करके आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कोर्स से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। और हाँ, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं, यानी कि अगर आप एक साथ पूरी फीस नहीं भर पा रहे हो तो आप इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हो। सीसेट की फीस मात्र 999 है पूरे कोर्स की। हिस्ट्री की पूरे कोर्स की फीस, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आपकी पूरी की पूरी अच्छे से कवर करवाई जाएगी। नोट्स भी दिए जाएंगे, और दोनों ही कोर्स के अंदर नोट्स आपको दिए जाते हैं। और हिस्ट्री की जो फीस है वो 1449 है, राइट। तो हिस्ट्री की फीस है, और अगर आप एक साथ फीस नहीं भर पा रहे हो तो मुझसे बात कर लेना एक बार, मैं आपके लिए इंस्टॉलमेंट की भी फैसिलिटी अवेलेबल करा दूंगा। और जिस इंस्टॉलमेंट में आप कंफर्टेबल आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। यहाँ पर अपने ऐसा नहीं है कि ये इतना ही इंस्टॉलमेंट देना होगा, हमें चाहिए आपका सिलेक्शन और आपका फायदा। बट हाँ, इंस्टॉलमेंट चूज कर रहे हो तो बिल्कुल डंप मत कर देना। पहले कुछ बच्चे होते हैं कि एक इंस्टॉलमेंट देने के बाद जो है वो पूरी चीज ले ली, पूरा मटेरियल ले लिया, उसके बाद फिर गायब, छुर, राइट, भग गए। ऐसा मत करना। बस अगर ले रहे हो तो ईमानदारी से लेना। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आज ईमानदार नहीं रहोगे तो कल जॉब पे भी ईमानदार नहीं रहोगे, और इंटरव्यू में फिर पकड़ लिए जाओगे कि ईमानदार नहीं हो, ठीक है। चलो एनीवेज, अब मैं आगे के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। गाइस, बात करेंगे औरो बैंकी के बारे में। औरो बैंकी क्या है, इससे रिलेटेड आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान में रखना, जो सरसों का जो पौधा होता है, जो मस्टर्ड का जो पौधा होता है, उसमें छिपी हुई ये एक पैरासिटिक वीड है, परजीवी खरपतवार, ये हमें देखने को मिलती है। ये क्या कर सकती है गाइस, तो ये ईल्ड लॉस कर सकती है। इसके कारण जो पैदावार जो होती है उसको 50% से ज्यादा नुकसान हो जाता है, राइट। तो फसल खराब हो जाती है, क्रॉप फेलियर हो जाता है इस पैरासिटिक वीड के कारण। इसको ब्रूम रेप्स के नाम से जाना जाता है। और सरसों के अलावा टमाटर हो गया, जीरा वगैरह हो गया, ऐसी जो फसलें होती हैं उसको भी ये खराब कर देती है। इसके अलावा और भी काफी सारी जो महत्वपूर्ण जो खाद्य फसलें वगैरह जो होती हैं,
फूड क्रॉप्स वगैरह जो होती हैं, जैसे ये फलियां हो गई, सब्जियां हो गई, इस पर भी ये हमला करती है और काफी सारे देशों में आजीविका के लिए ये खतरा उत्पन्न करती है, लाइवलीहुड को थ्रेटन करती है, क्योंकि क्रॉप फेलियर हो जाएगा तो लोगों को खाना नहीं मिलेगा ना। तो ये वाली चीज है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और खतरनाक चीज इस पैरासिटिक वीड से रिलेटेड कि अभी तक इसको कैसे कंट्रोल करना है उसके कोई उपाय नहीं मिले हैं। और अभी ये टॉपिक औरो बैंकी का न्यूज में इसलिए हम लोग को देखने को मिल रहा है क्योंकि सरसों में जो मस्टर्ड में जो ये औरो बैंकी पाई जाती है, इसको कंट्रोल करने के लिए टेक्नो मैनेजमेंट ऑप्शंस जो है उसका वर्कशॉप जो है वो शुरू किया गया है। राइट, तो ये चीज है जिससे रिलेटेड ये टॉपिक न्यूज में था, आपको जानकारी होनी चाहिए। गाइस, बात करेंगे करी तज्ञ के बारे में। करी तज्ञ क्या है? तो सबसे पहली चीज तो इसका फुल फॉर्म जानो आप, क्योंकि फुल फॉर्म जान लोगे तो उससे रिलेटेड पूरी चीज आपको क्लियर हो जाएंगी। तो करी में KRI जो हमें देखने को मिलती है, इसको कृषि, KRI कृषि के लिए उपयोग में लिया जाता है, यानी कि कृषि मतलब एग्रीकल्चर। TA जो है इसमें ता जो है करी तज्ञ, तो करी में अपन ने बात कर ली, करी जो है वो कृषि के लिए है, यानी कि एग्रीकल्चर के लिए। इसमें करी तज्ञ में जो ता होता है, करी तज्ञ का ता, तो ता जो है वो तकनीक के लिए है, यानी कि टेक्नोलॉजी के लिए। और ज्ञा जो है, करी तज्ञ का ज्ञा, तो वो ज्ञान के लिए है, यानी नॉलेज के लिए है। तो बेसिकली फोकस किया जाता है कि एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में इनोवेशन को प्रमोट किया जाए, नई नई टेक्नोलॉजीज लाई जाए, नॉलेज वगैरह जो है वो आपस में स्टेक होल्डर शेयर करें, कि जिसके चलते नई नई अप्रोचेस, नई नई टेक्नोलॉजीज जो है वो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स में शामिल की जा सके। तो ये एक नेशनल लेवल का हैकाथॉन है जिसको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ऑर्गेनाइज करती है, करी तज्ञ। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर या एग्रीकल्चर एलाइड जो सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित जो क्षेत्र वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, वहां पर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ये करी तज्ञ है, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए ये करी तज्ञ हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज है, याद रखना। गाइस, अब बात करेंगे टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रेफरेंसेस रेगुलेशंस के बारे में। अब काफी सारे स्टूडेंट्स घबरा गए होंगे, अरे बाप रे इतना बड़ा नाम है, क्या खतरनाक टॉपिक है ये। देखो, बड़े बड़े नाम वाले टॉपिक बहुत इजी होते हैं, राइट। अभी जब मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा यार ये तो सर बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। नाम सुनो, टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस। कमर्शियल कम्युनिकेशंस क्या होता है? ये वही कम्युनिकेशन होते हैं जिससे आप सभी लोग चिढ़ते हैं। आपके पास कॉल आता है, सर मैडम मैं इस बैंक से बात कर रहा हूं, इस बैंक से बात कर रही हूं, आप ये लोन ले लो, आपके लिए सर ये क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी अवेलेबल है, सर ये आपके लिए ऑफर है। जब ये फोन आते हैं आपके पास तो आप चिढ़ नहीं आते? आप कभी गाड़ी चला रहे हो, फोन आ गया, या आप पढ़ रहे हो, फोन आ गया, अरे यार कंपनी का, आप गुस्से में काट देते हो कि ये कंपनी ने परेशान करके रखा हुआ है। बट मैं आपको बता दूं गाइस कि कस्टमर के पास चॉइस होती है कि कस्टमर ऐसे कमर्शियल कॉल्स को ब्लॉक कर सकते हैं। आपको सिंपली कॉल या फिर SMS करना है टोल फ्री नंबर 1909 पे, और आप DND की सर्विस अपनी एक्टिवेट कर सकते हो, डू नॉट डिस्टर्ब की सर्विस एक्टिवेट कर सकते हो, जैसे कि कोई भी कमर्शियल कॉल्स आपके पास नहीं आएंगे, राइट। तो ये तो एक चीज होती है कि इस प्रकार से रेगुलेशन इसका हम लोग को देखने को मिलता है। बट और भी मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूं कि ये इसका रेगुलेशन कैसे होता है। तो देखो, होता क्या है कि कंपनीज को अपने पास, यानी कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के पास रजिस्टर कराना होता है, ट्राई वगैरह के पास रजिस्टर कराना होता है कंपनीज को, राइट, इनडायरेक्टली। क्योंकि डायरेक्टली जो कंपनीज वगैरह जो होती है वो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के पास कनेक्ट करती हैं। तो जो भी ये कंपनी सेल्स वगैरह कर रही होती है, इनके पास डेटा रहता है, राइट। क्योंकि काफी सारी कंपनीज का, जैसे कि जो फोन नंबर्स का जो डेटा होता है, डायरेक्टरी वगैरह जो होती है, वो इन कंपनीज को कैसे आती है। जैसे कि मैं आपको अपना ही एग्जांपल लेकर बताता हूँ। जैसे कि मैं एक कॉल सेंटर पे पहले काम किया करता था, इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स था, मैं कनाडा और USA पे कॉलिंग करता था। ठीक है, अब मेरे सिस्टम के सामने जो है वो कंटिन्यूअसली फोन लगते जाते थे, और उन जो भी नंबर जहां पर भी फोन लग रहा है उसका डेटा मेरे स्क्रीन के सामने रहता था, राइट। तो अब ये जो कंटिन्यूअसली फोन लग रहे हैं, अब ये तो ऑब्वियस ही बात है, एक डेटा होगा उसी के अकॉर्डिंग लग रहा है, और जो ये कंटिन्यूअसली फोन लग रहे हैं उसकी परमिशन ली है BPO वाले ने, जो भी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो है, जो कंपनी थी हमारी, तो उन्होंने परमिशन ले रखी होगी, जब तो वो इतने सारे कॉल्स कर पा रहे हैं एक ही बार में, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है, उन्होंने लाइसेंस ले रखा है, उनके पास ऑथराइजेशन है कॉल्स करने का, राइट। वैसे ही हमारी कंट्री के अंदर भी हमें देखने को मिलता है कि जितने भी ये BPOs वाले होते हैं, कि BPOs का ही काम होता है ना ये सब कॉलिंग वगैरह करना, क्योंकि ये जो कमर्शियल एजेंट्स वगैरह जो होते हैं वो BPO से ही आपको कॉल कर रहे होते हैं, तो इनके पास लाइसेंस वगैरह होता है, ये रजिस्टर्ड होती है कंपनी। बट कई बार क्या होता है, काफी सारे ऐसे फ्रॉड्स होते हैं, राइट, जो कि रजिस्टर्ड नहीं होते, और वो कंटिन्यूअसली इस प्रकार से इस डेटा का उपयोग करते हैं, कॉल्स वगैरह करते रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपने फोन से एवरेज तौर पर कॉल करता हूं, दिन के 10 कॉल या 20 कॉल मैं दिन के करता हूं अपने फोन से, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर, एवरेज तौर पर। वैसे तो मैं एक भी कॉल नहीं करता, बहुत ही मुश्किल से एक आधी हो जाए तो हो जाए, राइट।
तो एवरेज तौर पर कॉलिंग्स मेरी इस प्रकार से होती है, ठीक है, मान लेते हैं। बट अगर मैं लगातार 2-3 हफ्ते तक डेली के 500-500 कॉल करूं कंटिन्यूअसली, राइट, तब क्या होगा, यहां पर मेरी जो कंपनी है, मेरा जो सर्विस प्रोवाइडर है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर मेरा, वो आइडेंटिफाई करेगा, वो देखेगा कि अरे यार ये कॉल जा रहे हैं इस नंबर से लगातार, क्या बात है, तो फिर वो थोड़ी जांच पड़ताल करेगा और फिर वो मेरे नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करके वेरीफाई करेगा और या फिर मुझे ब्लॉक कर देगा, राइट, क्योंकि मैं यहां पर बिना लाइसेंस के मैं लोगों को कंटिन्यूअसली कॉल्स कर रहा हूं और वो डेटा, वो रिकॉर्ड जो है वो मेरी कंपनी के पास जा रहा है और मेरी कंपनी ट्राई से कांटेक्ट करेगी, लिंक करेगी, एजेंसीज के थ्रू वेरियस लिंक करेगी, इवन साइबर क्राइम तक वो रिपोर्ट कर देगी कि इस प्रकार की एक्टिविटी हो रही है इस नंबर से। तो ये फ्रॉड्स वगैरह को आइडेंटिफाई करने की एक प्रोसेस होती है कि जो कंपनीज वगैरह जो होती हैं, जो कमर्शियल कंपनीज जो ये सेल्स वगैरह करती हैं, उनको रजिस्टर कराना होता है, राइट, कि जिससे कि वो एसएमएस कर सके, कॉल कर सके कमर्शियल बेसिस पर और उनके पास ये डेटा जा सके। बट कुछ कुछ ऐसी कंपनीज वगैरह जो होती हैं, राइट, जो कि बिना परमिशन लिए इस प्रकार के कॉलिंग्स वगैरह करती रहती कंटिन्यूअसली, तो उनको रेगुलेटर के द्वारा, ट्राई के द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया जाता है और फिर ब्लॉक कर दिया जाता है और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई जाती है, जांच पड़ताल उनके खिलाफ की जाती है, ठीक है। तो ये चीज होती है। और जो टेलीकॉम कंपनीज होती हैं उनको वेरीफाई करना होता है, जैसे मैंने ये आपको पूरा समझाया, राइट, वेरीफाई करना होता है कि जो ये टेली मार्केटर्स वगैरह जो होते हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है कि नहीं करवा रखा, वो रजिस्टर्ड टेली मार्केटर्स या फिर आरटीएम्स है कि नहीं है, राइट, और ये वेरीफाई करने के बाद फिर उन्हें एक्सेस दिया जाता है कस्टमर के डेटास का। और कस्टमर का जो डेटा होता है वो भी बिल्कुल सिस्टम के थ्रू ही पूरा एक्सेस मिलता है, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए, जिससे कि जैसे कॉल सेंटर में कंटिन्यूअसली सिस्टम में फोन लगते रहते हैं ना, तो वैसे ही कि सामने वाले व्यक्ति के पास भी नंबर्स इतने सारे ना जाए, डायरेक्टली कुछ कोड्स वगैरह जाए और फोन लगते रहे कंटिन्यूअसली, तो ये चीज भी देखने को मिलती है। और वैसे तो नंबर्स वगैरह जाते हैं बट फिर भी वो सिक्योर्ड रहता है, वो कंपनीज, लाइसेंस कंपनीज को ही दिया जाता है, इस प्रकार के डेटास वगैरह हर किसी को नहीं दिया जाता। इसमें एक क्लॉज और है कि जैसे कि मैंने भी आपको बताया ना, आप डीएनडी, डू नॉट डिस्टर्ब जो है वो एक्टिवेट कर सकते हो। अगर मैंने डू नॉट डिस्टर्ब एक्टिवेट कर दिया तो मेरा जो सर्विस प्रोवाइडर है मुझ तक किसी भी कमर्शियल कॉल्स नहीं लाने देगा। बट अगर कोई कमर्शियल कॉल्स आ रहा है मेरे पास तो यानी कि वो फ्रॉड्स वाले कॉल है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर मैंने डीएनडी एक्टिवेट करके रखा बट फिर भी मेरे पास कॉल्स आते हैं। देखो क्या होता है कि कई बार हम लोग देखते हैं कि ये डीएनडी आज की डेट में सही तरीके से यूज में नहीं लिया जा रहा है, बट अब से, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्राई को डायरेक्शन दी है, अभी अब आ जाते हैं कि करंट अफेयर्स पे ये टॉपिक न्यूज में क्यों था। अभी तो आपने समझ लिया ना कि ये क्या होता है ये पूरा टॉपिक। तो अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्राई को ऑर्डर दिया है कि ट्राई इंश्योर करे कि प्रॉपर तरीके से, जो ट्राई ने 2018 में इस टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंसेस रेगुलेशन को जो इशू किया था वो प्रॉपर तरीके से, स्ट्रिक्ट तरीके से लागू किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर प्रॉपरली इसको लागू कर रही है कि नहीं कर रही है, तो इसको देखा जाए, क्योंकि अभी लागू सही तरीके से नहीं किया जा रहा, इसी को लेकर इशू आए हैं। और इशू इसलिए आए हैं क्योंकि 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड जो है उसकी एक पिटीशन आई है। अब 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड, मैं आपको बता दूं, पेटीएम की पेरेंट कंपनी। कभी आपने पेटीएम वॉलेट पर अपने बैंक अकाउंट से पैसे डाले होंगे, राइट, पेटीएम वॉलेट में ट्रांसफर किए होंगे, तो आपने देखा होगा कि आपके बैंक अकाउंट में 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड करके छाप छूट जाती है कि आपने जो पेमेंट करी है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड को करी है, क्योंकि 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड पेटीएम की पेरेंट कंपनी, पेटीएम को ये कंपनी चलाती है। तो ये कंपनी ने पिटीशन फाइल करी थी कि काफी सारे जो उनके कस्टमर जो है उनकी तरफ से, पेटीएम की तरफ से फ्रॉड आ रहे हैं, पेटीएम का जो डेटा है वो काफी सारे फ्रॉड्स वगैरह को मिला हुआ है और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो है उस फ्रॉड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर रही है और कंटिन्यूअसली फ्रॉड जो है वो कॉल्स किए जा रहे हैं पेटीएम का नाम लेके। और देखो धोखाधड़ी तो बहुत ज्यादा हो रही है फोन पे, ये बात आप सभी लोग जानते हो कि मेरी भी इवन कुछ फ्रेंड्स हैं उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। और मतलब एक फ्रेंड तो मेरी ऐसी है जिसके 1.5 लाख रुपए उसके अकाउंट से निकल गए, सिर्फ एक लिंक पर उसने क्लिक कर दिया और गायब। और एक तो ऐसे हैं जिसके करीब 80,000 रुपए निकले थे, वो 80 या 90,000 समथिंग अराउंड 1 लाख के आसपास थे। वो एक रोड पे एक व्यक्ति मिल गया था, उसने बोला था कि मैडम ये हम प्रमोशन कर रहे हैं, प्लीज हमारी ये जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लो आप प्लीज। जैसे होता है ना कि अपन मदद कर देते थे किसी की भी, यार चल ठीक है डाउनलोड कर लेते हैं यार, तो उसने डाउनलोड करवाई और पूरा डेटा निकाल लिया, यानी कि फोन को एक प्रकार से हैक कर दिया, फोन का ओटीपी आया इसके पास और गया उसके पास, यानी कि पूरी चीज ऐसी हो गई थी। क्योंकि आप ओटीपी डालते हो तभी तो पेमेंट निकलती है ना अकाउंट से, तो वही खेल खेल दिया उस बंदे ने कि वहां पे ओटीपी तो आया इसके मोबाइल पे बट दिख गया उस हैकर को कि क्या ओटीपी आया है, वो एक्सेस पूरा ओटीपी का उसके पास चला गया। तो इस प्रकार से उन्होंने फ्रॉड रच दिया उसके साथ। बहुत सारे फ्रॉड होते हैं यार और ट्रैक भी नहीं किए जा सकते वाले फ्रॉड्स, तो बहुत शाणे होते हैं ना ये हैकर्स वगैरह लोग। तो ये था इस पूरा वो टॉपिक, होपफुली आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि ये TCCCPR क्या है। सिंपल सी चीज है,
राइट, कि कमर्शियल कॉल्स वगैरह को ब्लॉक करने की या फिर फ्रॉड कॉल्स जो होते हैं ना इस प्रकार के, उनको आइडेंटिफाई करने की ये चीज, ये रेगुलेशन इस प्रकार का हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं नेशनल रेल प्लान के बारे में, एनपीआर के बारे में। तो सरकार ने इशू किया एक ड्राफ्ट अपनी फाइनल रिपोर्ट का, नेशनल रेल प्लान का। अब देखो ड्राफ्ट वगैरह जो होते हैं, मैं अक्सर आपसे बोलता हूं कि ये काम के नहीं होते आप लोगों के लिए, बट फिर भी थोड़ा सा इसमें आपको आइडिया मिल जाता है कि सरकार किस डायरेक्शन पे काम कर रही है। तो नेशनल रेल प्लान है ये प्लान का मेन मकसद ये है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लानिंग जो है वो प्रोवाइड कराना रेलवेज नेटवर्क के लिए, कि लंबे समय के लिए यानी कि फ्यूचर के लिए प्लानिंग प्रोवाइड कराना। और इस बार बजट में भी इसी चीज का जिक्र हुआ है, राइट। आगे की बात करें, इस प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव है, तो कैपेसिटी को क्रिएट करना, कि आने वाले समय में 2030 तक जो डिमांड होने वाली है, राइट, तो उस डिमांड को फुलफिल करना, और साथ ही साथ जो डिमांड 2050 तक हो जाएगी उस डिमांड का अभी से ध्यान में रखते हुए काम करवाना शुरू कर देना, यानी कि रेलवे लाइन बिछाना, ट्रैक्स वगैरह बिछाना, हाई स्पीड रेल ट्रैक्स जो है वो बिछवाना, इस पर काम करना। तो ये वाला प्लान है ये रेलवेज का। इसमें बताया जा रहा है कि रेलवे का जो अभी शेयर हम लोग को फ्रेट का जो होता है ना, मालगाड़ियां वगैरह जो होती हैं, उसमें रेलवेज का शेयर अभी 27% है, उसे बढ़ाकर 45% कर देना 2030 तक। और ये नेशनल कमिटमेंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस करने का, उसी का ये पार्ट है। अब आप बोलोगे सर ये ट्रेन को बढ़ाकर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कैसे कम किया जा सकता है? अभी मालगाड़ियां अगर 27% चल रही हैं तो उसको बढ़ाकर 45% करके हम लोग कैसे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रोक सकते हैं? तो देखो आज की रेट में ट्रक के थ्रू सामान जो है वो जा रहा है। अब ट्रक जो है, जैसे एक मालगाड़ी है, मालगाड़ी में आप अगर पूरा सामान भर के ले जाओगे तो ज्यादा सामान जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक मालगाड़ी है, उसके बराबर 10 ट्रक है। अब 10 ट्रक चलेंगे तो ज्यादा एनवायरमेंट पल्यूट होगा, या एक मालगाड़ी चलेगी तो एनवायरमेंट पल्यूट होगा? तो ऑब्वियस ही बात है कि 10 ट्रक चलेंगे तो एनवायरमेंट पल्यूट होगा, राइट। 10 ट्रक का डीजल जलेगा, धुआं निकलेगा, एनवायरमेंट में पॉल्यूशन रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा। तो ये इस तरीके की चीज है कि ये अगर हम लोग इस फ्रेट को 27% से 45% तक बढ़ा देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में भी रिडक्शन होगा। और ये नेशनल कमिटमेंट एक प्रकार का, तो ये 2030 तक इनको करना है। तो ये रेलवेज का प्लान है। इसके अलावा जो एक्चुअल डिमांड है आज की रेट में फ्रेट की और पैसेंजर सेक्टर की, मालगाड़ियों की और पैसेंजर गाड़ियों की, तो वो जो डिमांड है आज की रेट में, उस डिमांड को चेक करना सर्वेज वगैरह के थ्रू, जो कि कंटिन्यूअसली हो रहा है। तो हर साल सर्वे कंडक्ट किया जाए जिससे कि डिमांड चेक की जा सके। और आने वाले समय में ट्रैफिक कैसे होने वाला है, यानी कितना ट्रैफिक बढ़ने वाला है मालगाड़ियों का या पैसेंजर्स वगैरह का, उसके लिए भी 2030 तक साल दर साल, यानी कि हर साल जो है वो सर्वे कंडक्ट करना, राइट। फिर उसके बाद फिर हर 10 साल में सर्वे कंडक्ट होंगे 2050 तक। तो उसके थ्रू एक बेटर प्लान जो है वो बनाया जा सके, क्योंकि अल्टीमेटली टॉपिक क्या है ये वाला, नेशनल रेल प्लान। तो रेलवेज का प्लान तैयार करना है, और प्लान तैयार कब होगा? जब प्रॉपर तरीके से सर्वेज वगैरह होंगे, जानकारी वगैरह मिलेगी, राइट। और स्ट्रेटेजीज वगैरह बनाना कि कैसे हम लोग कैपेसिटीज वगैरह जो है उसको ऑपरेशनल कर सकें और कमर्शियल पॉलिसीज लेकर आ सकें। और मेन पर्पस यही है, रेलवे का शेयर जो है वो 45% तक लेकर जाना है, जैसे मैंने भी आपको बताया 2030 तक फ्रेट का शेयर रेलवेज के अंदर, माल गाड़ियों का जो शेयर है। उसके अलावा ट्रांजिट टाइम को भी, फ्रेट के मालगाड़ियों के ट्रांजिट टाइम को, जैसे मालगाड़ी जो है वो बहुत धीरे चलती है, सबसे धीरे चलती है मालगाड़ियां, उनकी जो स्पीड होती है आज की रेट में 22 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अब इस स्पीड को बढ़ाकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे हम लोग को करना है, यानी कि उनकी एवरेज स्पीड को बढ़ा देना है। और साथ ही साथ ओवरऑल कॉस्ट जो रेलवेज के ट्रांसपोर्टेशन की है वो नियरली 30% तक घट जाए, और इसका अल्टीमेट बेनिफिट जो है वो कस्टमर्स को मिल सके। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है। और जो नेशनल रेल प्लान जो है उसके पार्ट के तौर पर हम लोग को एक विजन 2024 देखने को मिलता है, जो कि लॉन्च किया गया है। किस पर्पस के लिए लॉन्च किया गया है? तो 2024 तक क्या क्या काम करना है? तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना है। देखो इस साल के बजट में भी वाली बात थी इलेक्ट्रिफिकेशन की, कि हर एक जो रूट हम लोग का हमारा देखने को मिलता है तो वहां पर हर जगह पर इलेक्ट्रिक मालगाड़ियां चले, या फिर जो इंजन जो है, लोकोमोटिव जो है वो इलेक्ट्रिक वाले चले, राइट। तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना है। जो कंजेस्टेड रूट्स वगैरह जो होते हैं, जहां पर घंटों घंटों तक ट्रेन को खड़ा करना होता है क्रॉसिंग करवाने के लिए, तो उसमें मल्टी ट्रैकिंग लाई जा सके जिससे कि कंजेशन कम हो। इसके अलावा स्पीड जो है ट्रेन की 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसको बढ़ाना है। दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई का जो रूट है उसके बीच में जो ट्रेन चलती है तो उसमें स्पीड बढ़ा देनी है। इसके अलावा स्पीड को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की बढ़ा देना है, जो दूसरी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और गोल्डन डायगोनल रूट्स में जो ट्रेन होती हैं वहां पर। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में कौन सी स्टेट्स आती हैं और गोल्डन डायगोनल में कौन सी स्टेट्स आती हैं, या क्या रूट है इसका, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताइए। इसके अलावा सभी प्रकार की जो लेवल क्रॉसिंग्स होती हैं, अब लेवल क्रॉसिंग्स क्या होती हैं? आप जब रोड से जब जाते हो तो उस बीच आपको देखने को मिलता है कि फाटक लगा होता है, ट्रेन निकलती है, फिर आप क्रॉस करते हो।
तो वो जो फाटक जो होता है ना वो वाला, वो लेवल क्रॉसिंग होती है। तो हर प्रकार की लेवल क्रॉसिंग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और गोल्डन डायगोनल में जो है वो खत्म कर देना, एलिमिनेट कर देना, कि किसी प्रकार की रेलवे क्रॉसिंग ना हो इस प्रकार की, यानी कि लेवल क्रॉसिंग, तो जिसके थ्रू किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो या फिर ट्रेन वगैरह को रुकावट, ट्रेन वगैरह में रुकावट ना है, कंटिन्यूअसली स्मूथ फ्लो जो है वो ट्रेन का देखने को मिल सके। तो ये चीज है, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इस रेलवे प्लान का, नेशनल रेलवे प्लान का, जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लिथियम का है। अब मैं आपको बता दूं, लिथियम का जो ये टॉपिक है ये कंटिन्यूअसली अगस्त से आ रहा है। तो इस बार एग्जाम में साइंस एंड टेक के अंदर लिथियम के बारे में आपसे पूछा जाएगा। 90% से ज्यादा चांसेस है स्टेट सिविल सर्विसेज में भी, और इवन यूपीएससी भी आपसे पूछ सकती है लिथियम के बारे में। बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। अभी कर्नाटका के अंदर मंडिया डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर लिथियम पाया गया, लिथियम के डिपॉजिट्स मिले हैं। अभी बताया जा रहा है कि जो एक प्रीलिमिनरी सर्वे हम लोग को देखने को मिला है, सरफेस और लिमिटेड सब सरफेसेस जो होते हैं, जो हमारी जो धरती है उसकी जो सतह है और उप सतह जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो उसका सर्वे किया गया है, राइट। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च के द्वारा, एएमडी के द्वारा पाया गया है कि कर्नाटक के अंदर ये जो मंडिया डिस्ट्रिक्ट है वहां पर 1600 टन लिथियम पाई जाने की संभावना बताई जा रही है। अब लिथियम की बात करें, सॉफ्ट सिल्वर कलर का व्हाइट मेटल, ये सिल्वरी व्हाइट मेटल हम लोग को देखने को मिलता है, और स्टैंडर्ड कंडीशन की अगर इसकी बात करें तो काफी लाइट मेटल है, और लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट के तौर पर ये हमें देखने को मिलता है। काफी ज्यादा रिएक्टिव है, आग लग जाती है तुरंत इसमें लिथियम में, और इसको मिनरल ऑयल में स्टोर किया जाता है, और साथ ही साथ अल्कली मेटल है ये, और रेयर मेटल के तौर पर ये हमें देखने को मिलता है लिथियम। और अगर किसी सॉलिड एलिमेंट में अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें, यानी कि किसी सॉलिड एलिमेंट की हीट कैपेसिटी कितनी है, तो अगर और लिथियम को सामने रखा जाए तो सबसे ज्यादा लिथियम की हीट कैपेसिटी बताई जाती है। और लिथियम का सिंगल बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो अलाउ करता है कि लिथियम एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर भी देखने को मिलता है। फ्लेमेबल है, आग लग जाती है, फट भी जाता है। बैटरी के फटने के केसेस आपने सुने हैं ना, तो वही वाली बात है, बैटरी लिथियम की होती है, फट जाता है, राइट। अगर ये एयर या वाटर के कॉन्टेक्ट में आ जाए फट भी सकता है। और लिथियम जो है वो की एलिमेंट है नई टेक्नोलॉजीज के लिए, सिरामिक, ग्लास, टेलीकम्युनिकेशन, एरोस्पेस इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। लिथियम आयन बैटरीज हमें देखने को मिलती है, ग्रीस वगैरह में लिथियम का उपयोग किया जाता है। हाई एनर्जी एडिटिव जो होती है रॉकेट प्रोपेलेंट्स के अंदर, तो उसमें उपयोग में लिया जाता है। ऑप्टिकल मॉड्यूलेटर्स जो मोबाइल फोन्स में होते हैं उस पर्पस के लिए किया जाता है। और बताया जा रहा है कि जो ट्रीटियम जो उपयोग में लिया जाता है एज अ रॉ मटेरियल के तौर पर थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर फ्यूजन के समय पर, तो कन्वर्ट करने में भी उस चीज को लिथियम का उपयोग किया जाता है। तो इवन जो थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन में भी लिथियम का उपयोग होता है, ठीक है। तो यह चीज है जिसके बारे में आप लोग को अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब बात करेंगे इंडियन ओशियन रीजन डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव के बारे में। तो इंडिया ने होस्ट किया अभी रिसेंटली बेंगलुरु के अंदर एरो इंडिया में इंडियन ओशियन रीजन डिफेंस मिनिस्टर का हमें देखने को मिला है। तो इंडियन ओशियन क्षेत्र जो है ना हमारा, तो वहां पर मौजूद जो कंट्रीज हैं उनके डिफेंस मिनिस्टर यहां पर आए थे, राइट। तो यहां पर डिस्कशन हुआ किस चीज को लेकर कि इंडियन ओशियन रीजन के अंदर सेफ्टी, सिक्योरिटी, पीस, स्टेबिलिटी को जो है वो मेंटेन करना है, इसको प्रमोट करना है। और तो यही था इंडियन ओशियन रीजन में सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। और ये कब हुआ, जब चाइनीज मिलिट्री का प्रेजेंस जो है वो बढ़ रहा है इंडियन ओशियन क्षेत्र में, तो इसी के आधार पर यहां पर पूरा डिस्कशन हुआ डिफेंस मिनिस्टर्स का। तो ये वाली बात है, इससे रिलेटेड अभी और कुछ आर्टिकल सामने आएगा तो अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी अभी के लिए आप ध्यान में रखो इसकी थीम, इसकी जो थीम है इनहेंस्ड पीस, सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और सहयोग में वृद्धि। तो ये इसकी थीम हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। गाइस डिस्कस करेंगे गोबर-धन स्कीम के बारे में। तो देखिए गाइस, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने अभी रिसेंटली सरकार की गोबर-धन स्कीम के लिए एक यूनिफाइड पोर्टल, एक वेबसाइट जो है वो लॉन्च करी है। और गोबर-धन स्कीम आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्कीम के थ्रू किसान अगले 5 सालों में 1 लाख करोड़ रुपए कमा सकते हैं। किसानों की 1 लाख करोड़ रुपए की अर्निंग हो सकती है अगले 5 सालों में, ऐसा सरकार का कहना है, राइट। तो बात करते हैं इस स्कीम के बारे में। पहले तो गोबर धन का फुल फॉर्म क्या है, तो गोबर में GOBAR, इंग्लिश में गोबर की स्पेलिंग ये है, और फिर धन DHAN। तो GOBAR का मतलब गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। G से गैल्वेनाइजिंग, O से ऑर्गेनिक, B से बायो, A से एग्रो और R से रिसोर्सेज। और ये गोबर धन कहलाती है, इसका फुल फॉर्म ये है। और ये स्कीम जो है किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है,
तो जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है और ये स्कीम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2 का हिस्सा है, राइट, उसी के अंडर आती है। ये स्कीम सरकार ने 2018 में लॉन्च करी थी। इस स्कीम का मेन फोकस ये है कि किसानों की इनकम को बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना। कि कैसे किसानों की आय में वृद्धि होगी? तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कंप्रेस्ड बायोगैस में कन्वर्ट करके। इनिशिएटिव का मेन एम ये है कि अट्रैक्ट करना एंटरप्रेन्योर्स को, कि एंटरप्रेन्योर्स गांव क्षेत्र में आए और वहां पर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है वो सेटअप करें, स्टैब्लिश करें। तो मुझे पता है आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को ये चीज अभी तक क्लियर नहीं हुई होगी कि कैसे किसान को इनकम होने वाली है। तो देखो सिंपल सी चीज है, गाय जो है यहां पर बायोगैस बनाने पर काम किया जा रहा है। ये कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो है वो गांव पर सेटअप करेंगी एंटरप्रेन्योर्स। किसान क्या करेंगे? एंटरप्रेन्योर्स को गोबर देंगे। किसान और गांव क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, जैसे कि गाय गोबर करती है तो गोबर को एज अ वेस्ट के तौर पर माना जाता है, बट यहां पर कहा जा रहा है कि गोबर को वेस्ट के तौर पर मत मानो, उसको सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर मानो। या गोबर हो गया या कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट हो गए तो उसको इनकम के तौर पर मानो, उसको कलेक्ट करो और कलेक्ट करके एंटरप्रेन्योर्स को दो। एंटरप्रेन्योर्स वहां पर क्या करेंगे? गांव के अंदर वहां पर कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है, सीबीजी प्लांट, इस प्लांट पर ये वेस्ट को डालेंगे और बायोगैस को बनाएंगे। और बायोगैस से क्या होगा? एनर्जी जनरेट होगी। हम लोग एनर्जी पे सेल्फ रिलायंट बन जाएंगे, यानी कि आत्मनिर्भर बन जाएंगे एनर्जी पे। ये जो एनर्जी बिजली जलाने के लिए यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए और कुकिंग पर्पस के लिए इस एनर्जी का उपयोग किया जा सकता है कंप्रेस्ड बायोगैस का। तो इसके बहुत सारे फायदे, किसानों को भी इनकम होगी, किसान जो वेस्ट वगैरह जो होगा उसको जो है वो फेंकेंगे नहीं इधर उधर, उसको कलेक्ट करके एंटरप्रेन्योर्स को देंगे। एंटरप्रेन्योर्स उससे मतलब जब देंगे किसान ये वेस्ट एंटरप्रेन्योर्स को, तो एंटरप्रेन्योर्स किसानों को पेमेंट करेंगे, किसानों की इनकम होगी। और दूसरी चीज, एंटरप्रेन्योर्स इस वेस्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस को बनाएंगे। कंप्रेस्ड बायोगैस से क्या होगा? कुकिंग में इसका उपयोग किया जा सकेगा। इस गैस का लाइट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पर्पस के लिए इस गैस का उपयोग किया जाएगा। हम एनर्जी में सेल्फ रिलायंस हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे एनर्जी में, ऊर्जा में, राइट। तो ये चीज है। और इसके अलावा गांव के अंदर वेस्ट वगैरह जब क्लीन होगा, ऑब्वियस ही बात है, हमें देखने को मिलेगा कि वेस्ट वगैरह गांव के लोग कलेक्ट करके उसे एंटरप्रेन्योर्स को देंगे, तो गांव साफ रहेगा। गांव साफ रहेगा तो लोगों की जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी, राइट। लोग जो है वो अच्छी जगह पे, स्वच्छ जगह पे रहेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग हेल्थी रहेंगे। और ना ही सिर्फ लोग हेल्थी रहेंगे, वहां पे जो लाइव स्टॉक जो है, पशु वगैरह जो है, उनकी हेल्थ भी काफी अच्छी होगी, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और फार्म्स की ईल्ड भी इंक्रीज होगी, राइट, यानी कि पैदावार में वृद्धि होगी फार्म के। तो ये चीज है, तो जिसके बारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए इसका, राइट। और स्टेबल फूड फ्यूल सप्लाई वगैरह बायोगैस के थ्रू फ्यूल सप्लाई जो है वो ऑयल कंपनीज वगैरह को मिलता रहेगा। और एंटरप्रेन्योर जो यहां पर आकर सेटअप करेंगे अपना प्लांट, सीबीजी प्लांट, तो उनको लोन्स वगैरह भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा सरकार की स्कीम्स वगैरह के थ्रू, जिसके थ्रू अट्रैक्ट होकर यहां पर गांव क्षेत्र में सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स वगैरह सेटअप करें इस पूरी स्कीम के लिए। और आपको बता देगा कि ये हमारी कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली, क्योंकि हमारी कंट्री जो है यहां पर सबसे ज्यादा कैटल पॉपुलेशन हम लोग को देखने को मिलती है। 300 मिलियन के आसपास है मवेशियों की संख्या हमारी कंट्री के अंदर, 300 मिलियन के आसपास, राइट। और डेली 3 मिलियन टन जो डंग जो है, गोबर जो है, 30 लाख टन जो है वो गोबर मिलता है, ये प्राप्त होता है। तो इसका उपयोग जो है वो कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने पर किया जा सकता है इस स्कीम के तहत। तो काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसकी आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक।